स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 4। लेक्चर नंबर 4 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट हमने किया सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य क्या है और सामाजिक अध्ययन शिक्षण में इसे किस प्रकार समझा जा सकता है, इसे हमने क्या है पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया। तो आज स्टूडेंट हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 के अंदर की सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य, जिसे हम इंग्लिश के अंदर बोलेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज, कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्राप्य उद्देश्य हैं, वो हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा के अंदर या शिक्षा से बाहर। तो हमने बालक के अंदर हम शुरू करते हैं स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ कि प्राप्य उद्देश्य है क्या चीज। तो प्राप्य उद्देश्य मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट की हमने अगर बालक के अंदर कोई चेंज लेकर आना है, उस चेंज के लिए लेकर आने के लिए हम कौन कौन से प्रयत्न करते हैं, तो उसे क्या है प्राप्य उद्देश्य बोला जाता है। प्राप्य उद्देश्यों के द्वारा शिक्षक, विद्यार्थी, प्रशिक्षकों और अभिभावकों के मध्य संबंध का क्या है एक माध्य और साम्य के रूप में कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि इस तरह के उद्देश्यों के अंतर्गत बालक का ध्यान अधिगम उपलब्धि पर केंद्रित रहता है, जो कि उद्देश्य जो इस प्रकार के उद्देश्य शिक्षा में वेदता की प्रक्रिया का काम करते हैं। अगर हम एक कुशल अध्यापक की तरफ चले तो एक कुशल अध्यापक इन प्राप्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरह के प्रयत्न करता है और विभिन्न तरह की वो क्या है विधियां अपनाता है। इन विधियों के उपरांत उन्हें क्या लाभ होता है और वो इन लाभों और मूल्यों के द्वारा किन प्राप्य उद्देश्यों को प्राप्त करता है स्टूडेंट। तो ये प्राप्य उद्देश्य वास्तविक प्रतिफल और उपलब्धियां हैं। तो शिक्षा के अंदर ये अपना एक अलग रोल अदा करते हैं और हमें बताते हैं कि हमने किस दिशा की ओर चलना है और किस दिशा की ओर ये संकेत करते हैं और एंड में हम क्या है प्राप्य उद्देश्यों के माध्यम से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सामाजिक अध्ययन में इसे किस प्रकार समझा जा सकता है, इसे हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट पहले मैंने आपको बताया प्राप्य उद्देश्य। प्राप्य उद्देश्य, उसके बाद स्टूडेंट हम इसे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि सामाजिक शिक्षा। सामाजिक शिक्षा के द्वारा जो हमारे प्राप्य उद्देश्य है उसे हम किस प्रकार प्राप्त करके अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट एक टाइम था जब क्या है परिवार को ही सामाजिक शिक्षा का केंद्र माना जाता था। परिवार को ही क्या है पृष्ठभूमि वो प्रदान करता था कि जिस तरह से हमें विभिन्न पाठ्य विषयों में विभाजित स्कूल की शिक्षा से क्या है काम चलता था। लेकिन आज की हम बात करें जो हमारा आधुनिक तकनीक युग है, तो ये बहुत फास्ट चल रहा है। इसके लिए अकेला परिवार ही अपनी भूमिका रोल नहीं कर सकता। इसके लिए हमें बालक के अंदर अगर कुछ चेंज लेकर आना है, बालक के अंदर हमने कुछ गुणों का विकास करना है, तो स्टूडेंट हमें बताना होगा टाइम के हिसाब से। एक अध्यापक को भी अपना रोल अदा करना होगा, पेरेंट्स को भी रोल अदा करना होगा कि समाज के प्रति एक बालक की क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या कर्तव्य बनते हैं, किस प्रकार उसने समाज के अंदर अपने कर्तव्यों, अधिकारों और ड्यूटीज को ध्यान में रखते हुए कोई काम करना है। हम उन्हें बताते हैं कि समाज का हमारा कल्चर कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है, वेशभूषा कैसे, इन चीजों को अपनाते हुए समाज में वो क्या है एक अलग रोल अदा करता है। अगर समाज के अंदर कोई समस्या आती है उसने उसे किस प्रकार सुलझाना है, तो इसके लिए आज अकेला परिवार ही नहीं अपनी एक भूमिका अपना रोल अदा कर सकता। तो एक अध्यापक पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं अपना रोल अदा करना पड़ेगा, ताकि वो समाज को मुख्य नजर रखते हुए, समाज के अपोजिट ना चलते हुए, समाज के अंदर उन्होंने अपनी कैसी भूमिका निभानी है, किस प्रकार की कोई समस्याएं आती हैं उनको किस प्रकार सुलझाना है। तो हमने क्या है उनको जो
सामाजिक प्रभाव हैं उनसे किस प्रकार अपनी रक्षा करनी है और दूसरों को किस प्रकार उनको शिक्षा देनी है। तो इस प्रकार उनमें सामाजिक सूझबूझ पैदा करना एक अध्यापक की, अभिभावकों की क्या है जिम्मेवारी बनती है। परिवार के साथ साथ अध्यापक का भी एक मेन रोल है कि उन्होंने किस प्रकार सामाजिक शिक्षा देनी है। तो ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ क्लियर। सेकंड पॉइंट हम क्लियर करते हैं कि अनुभव जन्य ज्ञान। अनुभवजन्य ज्ञान, जिसे क्या है हम नॉलेज विद एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट, बात आती है कि कई बार विद्यार्थी बुकों में कुछ पढ़ते हैं, कुछ भी पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं, चाहे किसी अन्य चीज को पढ़ते हैं, तो वो क्या है बुक के ही अंदर हर चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनको ये लगता है कि जो बुक्स के अंदर, जो किताबों के अंदर दिया गया है वो क्या है पूर्ण सत्य है और किताबों से बाहर कुछ नहीं है। तो वो एक अंधविश्वास की भावना में ही बहकर रह जाते हैं कि किताबों में जो ज्ञान दिया गया है वो पूर्ण है और किताबों से बाहर कोई ज्ञान नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। और ना ही बच्चा जो किताबों में दिया गया है इसे पढ़कर, इसे समझकर अपने आप को पूर्ण मान सकता है। तो हर अध्यापक का, हर पेरेंट्स का इसके साथ साथ ये भी कर्तव्य बनता है कि उन्हें किताबों से बाहर निकालकर समाज के प्रति किस प्रकार जागरूक किया जाए और किस प्रकार वो अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों को समझे कि उनको क्या है किताबों के साथ साथ खुद एक्सपीरियंस करके वो हर चीज को किस प्रकार सीखें। तो जो खुद अपने अनुभवों के द्वारा कोई भी विद्यार्थी सीखता है, कोई भी बालक चाहे कोई भी व्यक्ति सीखता है, वो क्या है उसे लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो इस प्रकार किताबों के साथ साथ बाहर का ज्ञान भी बच्चों को दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे अनुभव द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान लॉन्ग टाइम तक याद रख सके। तो अनुभवजन्य ज्ञान भी सामाजिक अध्ययन में प्राप्त उद्देश्य के लिए जो आगे उद्देश्य के रूप में हमारे काम आते हैं, ये ज्ञान देना भी बच्चे को बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि किसी भी समस्या का सलूशन निकालना है तो बच्चे पहले क्या करते हैं, वो हर समस्या को किताबों के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमारे सामने कोई भी समस्या आ गई है, चाहे वो स्टडी से रिगार्डिंग है, चाहे वो स्टडी से इर्द गिर्द घूमती कोई भी समस्या है, तो वो हर समस्या को अपनी बुक्स के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर वो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम कहीं बाहर ढूंढेंगे तो हमें इस समस्या का सलूशन नहीं मिलेगा। तो ये क्या है हमारे उद्देश्य तक पहुंचने का कोई सही तरीका नहीं है। अगर स्टूडेंट के सामने कोई आ भी गई है समस्या तो उसे स्टूडेंट को डरने की बजाय, उसे घबराने की बजाय उसे क्या है इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि हमने अपनी लाइफ के अंदर संघर्ष कैसे करना है। कोई समस्या आ भी गई है, क्योंकि लाइफ के अंदर हमारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उस समस्या का किस प्रकार हमने सोल्यूशन निकालना है। तो बच्चे के अंदर क्या है स्टूडेंट्स वीरता से सामना करने और समस्या का समाधान करने के योग्य बनाया जाना चाहिए कि बच्चे के अंदर इतनी वीरता होनी चाहिए कि उसने अपनी समस्या का समाधान कैसे करना है और उसका सलूशन कैसे निकालना है, उसको इस योग्य बनाया जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की सहयोग का प्रशिक्षण। सहयोग का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ कोऑपरेशन, जिसे हम इंग्लिश के अंदर बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग इन कोऑपरेट। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि स्कूलों में बालकों को क्या है, स्कूलों के अंदर हम बालकों को देखें तो वो शिक्षा के कार्य में ही सहयोग करने के अवसर क्या है कम ही मिलता है उन्हें। तो अगर हम देखते हैं स्कूल के अंदर वो कंपटीशन के अंदर रहते हैं कि मैंने उससे ज्यादा मार्क्स लेने हैं और दूसरे बच्चे से मैंने किस प्रकार ज्यादा क्या है अंक प्राप्त करने। अगर हम थोड़ा बहुत कहीं सहयोग देखते हैं तो वो क्या है खेल के मैदान के अंदर, चाहे
खेल वो किसी भी मैदान के अंदर खेल रहे हैं, चाहे वो किसी कमरे के अंदर खेल रहे हैं, तो वहाँ हमें उनके अंदर सहयोग की भावना थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। लेकिन हमने अपने उद्देश्यों को समाज में रहते हुए प्राप्त करना है, तो वो किताबों से बाहर निकलकर, किताबी ज्ञान से बाहर निकलकर, तो हमें हर पेरेंट्स का, हर टीचर का यह कर्तव्य बनता है कि किस प्रकार समाज में रहते हुए उन्हें सहयोग की जरूरत पड़ती है। अगर समाज के अंदर कोई सुधार करना है, चाहे और किसी प्रकार का कोई चीज लेकर आना है, तो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अगर हमने अपने उद्देश्यों तक, प्राप्त उद्देश्यों के द्वारा उद्देश्यों तक पहुंचना है, तो हमें एक व्यक्ति इसमें क्या है, पूर्ण नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने रास्ते में किसी के सहयोग की जरूरत भी पड़ सकती है। तो इस प्रकार सहयोग की भावना हर बच्चे के अंदर पैदा करनी चाहिए कि किस प्रकार हम सहयोग के द्वारा अपने काम को भी आसान बना सकते हैं और दूसरों का सहयोग करके उनके काम को भी आसान बना सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चे के अंदर समाज में रहते हुए किस प्रकार उन्हें हमने प्यार, सहानुभूति, सद्भावना, भाईचारे की भावना का विकास करना है, तो सहयोग का प्रशिक्षण ये देना भी हमें बहुत जरूरी है, इसकी ट्रेनिंग देना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हमने किसी प्राप्त उद्देश्यों के द्वारा उद्देश्य को प्राप्त करना है। अगला पॉइंट आता है कि पिछड़े हुए और धीमे विद्यार्थियों की सहायता। स्टूडेंट, फिफ्थ पॉइंट है हमारा पिछड़े हुए और धीमे विद्यार्थियों की सहायता। तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं, अगर हमने प्राप्त उद्देश्यों के द्वारा, ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा हमने अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो कोई ऐसे कई विद्यार्थी हमें अपनी लाइफ के अंदर मिलते हैं, स्कूल के एनवायरनमेंट के अंदर मिलते हैं, जो हमें भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र के अंदर कहीं ना कहीं पिछड़े हुए मिलते हैं, जब उनकी जो कैचिंग पावर है वो क्या है, बहुत धीमी है, वो किसी चीज को अगेन करने के लिए क्या है, बहुत समय लगाती हैं। तो जो पिछड़े हुए बालक हैं, जो स्लो लर्नर हैं, उन्हें किस प्रकार हमने दूसरे बच्चों के साथ क्या है बैठना सिखाना है, किस प्रकार उससे सहयोग करना सिखाना है, किस प्रकार उन्हें अन्य क्षेत्रों के अंदर क्या है विकासशील बनाना है। तो इस प्रकार जो स्टडी के अंदर पिछड़े हुए बालक हैं, धीमी गति के बालक हैं, तो इस प्रकार क्या है सहयोग की भावना के द्वारा अन्य जो बालक हैं, जो क्या है प्रतिभाशील बालक हैं, अच्छे बुद्धिमान बालक हैं, तो इस प्रकार सहयोग की भावना के द्वारा भी उनके अंदर यह उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है कि किस प्रकार वो सामाजिक अध्ययन में ऐसे विद्यार्थियों के लिए काम में अपने निजी योगदान देने के लिए अवसर प्रदान करें और उन्हें अपेक्षाकृत कम बुद्धिमान हो, जो भले ही बेशक वो कम बुद्धिमान हो, लेकिन उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए, वो किसी कार्यक्रम के द्वारा हो, चाहे वैसे ही पूरे वीक के अंदर, पूरे महीने के अंदर, कुछ कक्षा के अंदर और क्या है पूरे विद्यालय के अंदर ऐसे कार्यक्रम करवाए जाने चाहिए, उसे एक्टिविटीज के द्वारा, अलग अलग गतिविधियों के द्वारा हर चीज को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये भी हमारा किसी हमने प्राप्त उद्देश्यों के द्वारा किसी उद्देश्य तक पहुंचना है, तो ये चीजें भी बहुत जरूरी है। जो क्या है स्टडी के मामले में कोई चीज उन्हें टफ लगती है, जो पिछड़े हुए बालक हैं, मंद बुद्धि के बालक हैं, तो उन्हें भिन्न भिन्न तरीकों के द्वारा हम अच्छा नागरिक और अच्छा क्या है शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सहायक बना सकते हैं। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की चुनाव की कुशलता। चुनाव की कुशलता। स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि चुनाव की कुशलता कैसे, कि पाठ्यक्रम बालकों को यह नहीं सिखाता कि सफल जीवन के लिए बुद्धिमान चुनाव की ही आवश्यकता है। आजकल की हम देखते हैं सभ्यता दिन प्रतिदिन क्या है जटिल होती जा रही है, कठिन इतनी होती जा रही है कि वो उपलब्ध परिस्थितियों में क्या है बुद्धिपूर्वक चुनाव करने की योग्यता आवश्यक हो गई है, जबकि यह कठिन है कि सामाजिक विज्ञान में इस प्रकार के बुद्धिपूर्वक चुनाव के अवसर उन्हें दें कि किस प्रकार वो, चाहे वो विद्यार्थी है चाहे वो अध्यापक है,
किस प्रकार से कोई भी चुनाव करें अपनी लाइफ के अंदर, चाहे हम किसी कोर्स के ऊपर लगा लेते हैं। जैसे आफ्टर 10th के बाद बच्चा कंफ्यूजन के अंदर पड़ जाता है कि मैं कौन सी लाइन के अंदर जाऊं, तो वो लाइन ऐसी चूज करें जो उनकी जो क्या है पूरी लाइफ को बना दे। पूरी लाइफ के अंदर वो क्या है जो उन्होंने अपना उद्देश्य चुना है, उद्देश्य के टारगेट तक वो आसानी से पहुंच जाए। तो वो जो उद्देश्य है मेन, वो किसके द्वारा पहुंचा जा सकता है? प्राप्त उद्देश्य के द्वारा। तो प्राप्त उद्देश्यों के द्वारा ऐसा चुनाव करें जो अपनी लाइफ के अंदर वो सक्सेसफुल हो जाए और बाहर निकलते हुए उन्हें क्या है रोजी रोटी के साधन नजर आए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट के विचार और तर्क शक्ति का विकास। 7th पॉइंट है स्टूडेंट हमारा विचार एवं तर्क शक्ति का विकास। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि विचार और तर्क शक्ति का विकास किस प्रकार किया जाए। तो बच्चे को सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसके अंदर बच्चे को बताया जाए कि अतीत भूतकाल के अंदर कौन सी घटनाएं घटी और मनुष्य ने किस प्रकार इन घटनाओं को फेस करते हुए अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल किया। पहले वो कैसा जीवन व्यतीत करता था, अब वो धीरे धीरे उसकी लाइफ के अंदर क्या सुधार होते गए और वो आज कहाँ तक पहुंच गया। तो इस प्रकार बच्चे को जो विचार है, बच्चे की जो तर्क शक्ति है, इससे बच्चे की क्या है कल्पना और तर्क शक्ति में वृद्धि होती है और वो हर चीज के अंदर इंटरेस्ट लेने लगता है। तो स्टूडेंट हम बात करें कि हमारे प्रजातांत्रिक आदर्श इस बात की मांग करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों में हमारे नागरिकों को न केवल भाग लेने अपितु हर निर्णय लेने के अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए। इससे जो सामाजिक अध्ययन है हमारे भावी नागरिकों को हमारे समय की समस्याओं का समाधान ढूंढने में हर एंगल से क्या है मदद करता है। बच्चे को जो बच्चे के विचार है, बच्चे की तर्क शक्ति है, वो क्या है पुरानी जो घटनाएं घटी हैं, किस प्रकार मनुष्य ने अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल किया और लाइफ पहले उसकी दशा क्या थी, दुर्दशा कैसी होती थी, पहले कमाई के इतने भी साधन नहीं थे और धीरे धीरे वो अपनी लाइफ के अंदर सुधार करता गया। अगर आज के समय की हम बात करें तो मनुष्य ने क्या है अपनी लाइफ के अंदर विज्ञान जो युग है उसके अंदर बहुत प्रोग्रेस कर ली है। तो इस प्रकार बच्चे को ऐसे बच्चे के सामने ऐसे तर्क प्रस्तुत करने चाहिए जिससे बच्चे की स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति, आलोचनात्मक शक्ति बढ़े और बच्चा क्या है ये चीजें कहाँ मिल सकती हैं हमें। सामाजिक अध्ययन जो हमारा विषय है उसके अंदर सामाजिक भूगोल, नागरिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र, इन चीजों के द्वारा बच्चों के कोई भी लक्ष्य अच्छे से प्राप्त करेंगे, जो उनका टारगेट है, उद्देश्य है, उसे प्राप्त करेंगे और बच्चे की विचार तर्क शक्ति में भी वृद्धि होगी। अगला पॉइंट हम बात करते हैं स्टूडेंट की व्यक्तिगत दायित्व की भावना। व्यक्तिगत दायित्व की भावना। अब स्टूडेंट बात करें कि हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे लोग भी देखते हैं जिनको क्या है दूसरों से बात करना पसंद नहीं है, वो दूसरों का ना सहयोग लेना पसंद करे और न ही सहयोग देना पसंद करे, वो क्या है अकेला रहना पसंद करते हैं। तो हमें क्या है स्टूडेंट बच्चों के अंदर टाइम के हिसाब से सहयोगात्मक भावना भी बढ़नी चाहिए कि किस प्रकार वो अकेला समाज के अंदर, ना ही कक्षा के अंदर, ना ही किसी और इन्वायरमेंट के अंदर पूर्ण है, उसे कहीं ना कहीं पूरे समाज की दूसरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चा जो अकेला रहता है, दूसरों के साथ उसे इतना बोलना पसंद नहीं है, तो टाइम के हिसाब से एक पेरेंट्स का, एक अभिभावकों का क्या है और टीचर का कर्तव्य बनता है कि उसे समाज में रहते हुए वो सारी प्राप्त जानकारी देनी चाहिए जो उसके लिए क्या है सहयोगात्मक भावना को भी प्रेरित करती है और वो दायित्व के प्रति वह चेतना उत्पन्न करती है जो व्यक्ति को सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की अंतर्राष्ट्रीय सूझ। अंतर्राष्ट्रीय सूझ, सूझबूझ भी आप इसे लिख सकते हो। तो स्टूडेंट
हमने बच्चे के अंदर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अकेले राष्ट्रीय लेवल पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बच्चे के अंदर ऐसी आदर की भावना भरनी है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? तो स्टूडेंट अतः इस विषय का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ को भी पैदा करने के लिए क्या है, बहुत सहायक है। तो बच्चा क्या है, दूसरा देश का जो नागरिक है उसको शंका की दृष्टि से न देखते हुए उसके प्रति प्यार जताए, और इससे विद्यार्थियों को यह भी पता चलता है कि सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, सभी धर्मों का सत्कार करना चाहिए, और क्या है, राष्ट्र एक बड़े परिवार के, जो हमारे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर कोई भी नागरिक है वो एक देश से दूसरे देश के अंदर जाता है तो वो सारे क्या है, एक परिवार के सदस्य हैं। हमें उन परिवारों के सदस्यों का आदर करना होगा, सहयोग के साथ रहना होगा। कहीं ना कहीं हमारे रास्ते के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्या है, हम अकेला उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार बच्चे के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ की भावना को विकसित करना चाहिए। उन्हें यह बताना चाहिए कि जो पूरे राष्ट्र का, पूरे देश प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई नागरिक है, भाई बहन है, उसे तो आदर की दृष्टि से देखे, और क्या है, धर्मों और संप्रदायों के प्रति भी उचित आदर प्रदर्शित करना चाहिए। टाइम के हिसाब से उन्हें लेक्चर देने चाहिए ताकि वो क्या है, दूसरों को शंका की दृष्टि से न देखते हुए, अपमान की दृष्टि से न देखते हुए उनके प्रति क्या है, प्यार जताए। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ पॉइंट क्लियर, अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ। पहले भी मैंने आपको बताया था जब आप अपना टॉपिक एंड करते हो तो उसका आप निष्कर्ष लिखना मत भूलिए। तो एंड में मैं आपको कंक्लूजन बताती हूँ। निष्कर्ष के अंदर पहले भी मैंने बताया है स्टूडेंट कि आपने जो आपका टॉपिक है, टॉपिक से ही रिगार्डिंग उसमें क्या है, अपने पॉइंट क्लियर करोगे, जो क्या है निचोड़ के रूप में आता है। तो हम उपयुक्त अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट है कि यदि हमने अपने व्यक्तित्व को खुशहाल बनाना है, अपने राष्ट्र को क्या है, विकसित करना है, विकासशील बनाना है, अपने राष्ट्र को महान बनाना है, अपने समाज को एक आदर्श बनाना है, तो इस प्रकार विश्व को विकसित व सुरक्षित बनाना है, तो सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को, इन प्राप्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही हम क्या है स्टूडेंट, इन्हें तैयार करना होगा। और इसके साथ ही यह ध्यान रखना होगा कि सामाजिक अध्ययन के प्रोक्त वर्णित जो प्राप्य उद्देश्य हैं विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। क्या हम प्राप्य उद्देश्यों के द्वारा किसी उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं? क्योंकि जो प्राप्य उद्देश्य है वो उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हमारे एक छोटा रूप है, जो एम है, हमारा उद्देश्य है, वो प्राप्य उद्देश्य का बड़ा रूप है, और प्राप्य उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसका छोटा रूप है। तो प्राप्य उद्देश्य क्षेत्र लक्ष्यों के मुकाबले क्या है, बहुत सीमित होता है, तथा ये लक्ष्यों के विपरीत अधिक व्यवहारिक, स्पष्ट और क्या है स्टूडेंट प्राप्य करने के योग्य होता है। प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि इन्हें व्यवहारिक शब्दों में हम किस प्रकार व्यक्त करें। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर, जिसके अंदर हमने किया कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य। क्वेश्चन ये भी बन सकता है स्टूडेंट की प्राप्य उद्देश्य किसे कहते हैं? सामाजिक अध्ययन शिक्षण में इसके मुख्य जो प्राप्य उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं, जिसके अंदर मैंने पहले आपको प्राप्य उद्देश्य बताया। प्राप्य उद्देश्य है क्या चीज कि हमने किसी स्टूडेंट के अंदर कोई परिवर्तन लेकर आना है, कोई चीज लेकर आना है, तो उसके लिए हम क्या क्या प्रयास करते हैं, उसे क्या है प्राप्य उद्देश्य कहा जाता है। फिर इसलिए हमने क्या किया स्टूडेंट की प्राप्य उद्देश्य के और कौन कौन से आधार हैं, किन बिंदुओं द्वारा हम इसे समझ सकते हैं, उसके अंदर मैंने किया आपको पॉइंट बताया था कि सामाजिक शिक्षा देकर, अनुभवजन्य ज्ञान, नॉलेज विद एक्सपीरियंस, समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, सहयोग का प्रशिक्षण, पिछड़े और धीमे विद्यार्थियों की सहायता, चुनाव की कुशलता, विचार एवं तर्क शक्ति का विकास, व्यक्तिगत दायित्व की भावना, अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ, और एंड में हमने अपने टॉपिक का किया निष्कर्ष, कंक्लूजन, जो निचोड़ के रूप में हमने कुछ लाइनों के अंदर एक्सप्लेन किया। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट्स।